हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यूज को विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ही इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मोर ओवर एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ही वॉज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसफर थे, ये एक ग्रेट ग्रीक फिलोसफर थे। ही वॉज द फर्स्ट वन टू गिव अ वर्किंग डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has the power to implement fundamental right। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो इन करेंटली वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स इन टोटल। सो द फंडामेंटल राइट्स आर enshrined इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 पार्ट्स हैं, और उसमें से जो थर्ड पार्ट है उसमें फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है फ्रॉम आर्टिकल 12 to Article 35. Part 3 of the Constitution is described as the Magna Carta of India। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Who among the following describe democracy as the tyranny of the majority? आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डी टॉक्यूवेली। तो डी टॉक्यूवेली इनका एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है जो है टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर बहुमत यानी मेजॉरिटी द्वारा अत्याचार किया जाता है, एंड इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ डी टॉक्यूवेली। ये आपने ध्यान में रखना है। एलेक्स डी टॉक्यूवेली इज बेस्ट नोन फॉर हिज इनसाइटफुल कमेंट्री ऑन अमेरिकन डेमोक्रेसी के ऊपर इन्होंने ऐसा लिखा था। ऐसे ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट और है जो है, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ऐसे ही एक और फेमस स्टेटमेंट है जो है, डेमोक्रेसी इज ऑफ द फूल्स, फॉर द बाय द फूल्स एंड फॉर द फूल्स। और जो ये स्टेटमेंट है ये दी है जॉर्ज बेनार्ड शॉ ने। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइस्ट लोकसभा सीट्स अमंग दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। तो अमंग दीज महाराष्ट्र में हाइस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं। और अगर हम बात करें वैसे ओवरऑल हमारी कंट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स कौन से स्टेट में है, सो ये उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश इज द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, दैट इज ऑफ 80 सीट्स। महाराष्ट्र स्टैंड सेकंड विद 48 सीट्स। ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा, इन विच ईयर एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1956। तो 1956 में जो सिन्हाला थी इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था इन श्रीलंका। बेसिकली अराउंड 1956 के आसपास मेजॉरिटेरियन जो पॉलिसीज़ थी वो सिन्हाला कम्युनिटी ने श्रीलंका पे इम्पोज कर दी थी, जहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी उनकी जितनी भी बेसिक राइट्स थी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एंड इसी के चलते जो सिन्हाला लैंग्वेज थी इसको वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। सो श्रीलंकाज पॉपुलेशन इज कंप्राइज्ड ऑफ 75% ऑफ सिन्हालीज एंड 24% ऑफ तमिल स्पीकर्स, जिसमें से 11% श्रीलंकन तमिल्स हैं, 9% मूर्स हैं एंड 4% इंडियन तमिल्स हैं, विद स्मॉलर कम्युनिटीज ऑफ मलयास, बर्गर्स एंड अदर्स। तो क्या हुआ था 1956 के अराउंड जो सिन्हाला कम्युनिटी थी इसने मेजॉरिटेरियन जो मेजर्स थे इनको अपनाया, और जो सिन्हाला जो कल्चर था उसको प्रमोट किया। एंड जो बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी उनको एलियनेटेड फील हुआ इन श्रीलंका। सो दिस वाज अबाउट द मेजॉरिटेरियन इशू इन श्रीलंका विच हैपेंड इन द ईयर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौटिल्याज थ्योरी ऑफ राजमंडला बिलोंग्स टू। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी फॉरेन पॉलिसी और इंटर स्टेट रिलेशन से एसोसिएटेड थी कौटिल्य की राजमंडल थ्योरी।
सो इंटरस्टेट रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी फाइंड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य जो काफ़ी फेमस थे फॉर हिज नॉवल अर्थशास्त्र, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें इन्होंने फॉरेन पॉलिसी और इंटरस्टेट रिलेशन की बात की थी इन राजमंडला। सो ही हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन द डायनेमिक्स ऑफ इंटरस्टेट रिलेशंस थ्रू हिज मंडल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट प्रैक्टिस्ड इन विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीस। तो ग्रीस में फॉर द फर्स्ट टाइम जो डेमोक्रेसी थी इसको प्रैक्टिस किया गया था। द टर्म डेमोक्रेसी फर्स्ट अपीयर्ड इन एंशियंट ग्रीक पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थॉट इन द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस ड्यूरिंग द क्लासिकल एंटिक्विटी। द टर्म कम्स फ्रॉम द डेमोस, जिसका मतलब होता है कॉमन, और कॉमन पीपल, और क्रातोस मतलब जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉमन पीपल। तो ये आपने ध्यान में रखना है, डेमोक्रेसी का फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रीस में प्रैक्टिस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक साइलेंट स्प्रिंग? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि रैशल कार्सन। तो रैशल कार्सन इनकी बुक है साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग नॉन फिक्शन बुक, इट इज़ अ नॉन फिक्शन बुक रिटन बाय रैचल कार्सन that became one of the most influential book in the modern environmental movement. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर जस्टिस धनंजय यशवंत यानी DY चंद्रचूड़ एज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमें यहाँ पे नंबर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50th चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं DY चंद्रचूड़। ये आपने ध्यान में रखना है, बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। सो द करेक्ट आंसर इज 50th. Justice DY Chandrachud is the 50th Chief Justice of our Supreme Court. Justice DY Chandrachud to take oath as the new Chief Justice of India, senior most Supreme Court Judge and Chief Justice of India, designate DY Chandrachud is all set to come the 50th head of the Indian Judiciary. ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In India, when the president is to be impeached for violation of the constitution, the charge is preferred by. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इम्पीचमेंट एक ऐसी प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से निकालने का एक प्रोसीजर होता है हमारे पार्लियामेंट के पास। सो इन दैट केस इम्पीच्ड अगर प्रेसिडेंट हो जाते हैं इन केस, तो उस केस में ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी लोअर हाउस या अपर हाउस में से किसी एक के पास अथॉरिटी चली जाती है। सो व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the charge shall be preferred by the either house of the parliament. Next question, which body framed the constitution of independent India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी बॉडी थी जिसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो एक्टेड एज द मेन लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर द कंट्री फ्रॉम 1946 टू 1950। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अराउंड 1946 से बनना स्टार्ट हो गया था, और 1950 में फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्क था वो कंप्लीट हुआ। इट comprised elected representatives and nominated members of princely states। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें वो एक कॉम्बिनेशन था जिसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स थे और प्रिंसली स्टेट्स के हेड भी इंक्लूड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेट अप इन विच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946 में हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप इन 1946 एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन अंडर द माउंटबेटन प्लान। अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 3rd of June 1947। तो इनिशियली इंडिया और पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी दैट वाज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन माउंटबेटन प्लान आने के बाद एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई थी फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपने ध्यान में रखना है। और ये 3rd of June 1947 को इंडिया और पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका पार्टीशन हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इनिशियली वो डिवाइड हो गई थी बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट इज मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने प्रपोज किया था प्रियम्बल को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने। ये आपने ध्यान में रखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके सामने प्रियम्बल को प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये आपने ध्यान में रखना है। Jawaharlal Nehru proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution. It laid down the fundamentals, ideology, and philosophy of constitutional structure. The preamble is an introduction to the Constitution of India, which contains the summary and essence of the objectives of the Constitution. तो देखिए preamble को हम कह सकते हैं as the index or the first page of the Constitution, जो describe करता है about the ideologies of its constituent makers, जो उसके makers हैं उनके ideologies के बारे में बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रीफ में एक समरी देता है, जो हमारी कंट्री की इक्वालिटी के बारे में बताता है, हमारी कंट्री में इक्वालिटी के बारे में बताता है, फ्रेटर्निटी के बारे में मेंशन करता है द प्रियम्बल ऑफ द कंट्री। तो प्रियम्बल एक तरीके से इंट्रोडक्टरी पेज होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया था, उसने फाइनली इसको अडॉप्ट किया ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। तो अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, बट फाइनली ये वर्किंग में आया फ्रॉम 26 ऑफ जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली of India adopted the Constitution of India and it came into effect on 26 of January 1950। ये आपने ध्यान में रखना है। It was adopted on 26 November 1949 and came into effect from 26 January 1950। Next question, initially how many members were the part of the Constituent Assembly? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 389 वर द इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर पार्टीशन। तो देखिए पार्टीशन से पहले 389 मेंबर्स थे इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स और उस टाइम पे प्रोविंसेस की जो संख्या थी वो थी 292। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर कंटेन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 लैंग्वेजेस। तो 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तरह डिग्निफाई किया गया है। सो देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड दे आर कवर्ड अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने ध्यान में रखना है। सो इंडिया में इन टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में mentioned 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउस इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यसभा। तो राज्यसभा को कहते हैं एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। सो राज्यसभा इज कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इसमें मैक्सिमम नंबर अलाउड है दैट इज 250, 238 और प्लस 12, these 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 ईयर्स। तो इन टोटल जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है यानी कि टाइम पीरियड होता है दैट इज ऑफ 6 ईयर्स। बट इसमें एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ये है कि आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर फ्रॉम द हाउस, यानी हर 2 साल के बाद 1/3 जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। और वैसे जो इनका इलेक्टेड टाइम पीरियड होता है दैट इज ऑफ 6 ईयर्स। Next question, the fundamental duties in the Indian Constitution is derived from which country? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि रशिया। तो रशिया जिसको पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, हमने इससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने ध्यान में रखना है।
So fundamental duties is derived from Russia, that was known as USSR. USSR stands for Union Soviet of Socialist Republic, ये इसका full form है. Schedule first of the Indian Constitution deals with the subject matters of the Indian states and the Union territories. ये भी आपने ध्यान में रखना है schedules. तो आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है the total number of schedules present in our Indian Constitution currently. Schedules के ऊपर हमने कंप्लीट एक वीडियो किया था. अगर आपको इंडियन शेड्यूल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट शेड्यूल्स के बारे में पढ़ना है तो आप चैनल पे जाकर उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपने ध्यान में रखना है. और अगर हम बात करें चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो ही वॉज मिस्टर B.R. अम्बेडकर, who is also known as the father of the Indian Constitution. So, Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. Dr. Sachidanand Sinha was the first temporary president. ये extra information है कि Dr. Sachidanand Sinha, he was the first temporary president of the Constituent Assembly. Later, Dr. Rajendra Prasad was elected as the president. ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Who among the following was the chairman of the यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ये आपने ध्यान में रखना है. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर भी डिफरेंट कमिटीज फॉर्म की गई थी, जिसमें जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. तो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. वन ऑफ दीज कमिटीज, द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, वॉज हेडेड बाय Jawaharlal Nehru, the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly. Next question, who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, so Pandit Jawaharlal Nehru was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly, ये आपने ध्यान में रखना है. So अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन की, तो द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. बट क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंडर भी सर्टेन कमिटीज़ फॉर्म हुई थी, तो उसमें जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. वन ऑफ दीज कमिटीज, द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, was headed by Pandit Jawaharlal Nehru, the chairman of the Union Constitution Committee of Constituent Assembly. Next question, who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, अब हमसे उसके चेयरमैन पूछे हैं. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution. On 29 August 1947, the Constituent Assembly was set up. A drafting committee was set up under a drafting committee under the chairmanship of डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. तो इंडिया जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका वर्क ही था कि इंडिया के लिए एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करें, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे, ये आपने ध्यान में रखना है. स्टीयरिंग कमेटी मीन्स संचालन समिति. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विथ डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए डिफरेंट कमिटीज़ को सेटअप किया गया था फॉर डिफरेंट पर्पजेज. इसमें से जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो अभी तक हमने देखा ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे. तो 3 कमिटीज़ अभी तक हमने डिस्कस कर ली हैं और इनके हेड आपने ध्यान में रखने हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था इसको अडॉप्ट किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज 26 नवंबर 1949। द रिपब्लिक इज गवर्नड इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को और अडॉप्ट किया गया था ऑन 26 नवंबर 1949। Next question, in which year were the Indian states reorganized on the linguistic basis? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1956। तो 1956 में जो इंडियन स्टेट थे इनको रीऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी लैंग्वेज के बेसिस में इनको रीऑर्गेनाइज किया गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। सो इन 1956 द इंडियन स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस व्हेन द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इन 1956। तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। इसके अंडर क्या हुआ कि जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया गया। At the time of independence in 1947, India consisted of more than 500 disjointed princely states that were merged together to form different states. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले हमने जो वीडियो की थी वो की थी हमने अबाउट द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है तो यू कैन विजिट द वीडियो इन आवर चैनल। सो आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। तो अनटचेबिलिटी को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है हमारी कंट्री में और किसी भी फॉर्म में इसको प्रैक्टिस करना हाईली फॉरबिडन है। सो द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और लॉ के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी इज हाईली पनिशेबल। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। सो अगर हम बात करें इक्वालिटी बिफोर द लॉ तो ये आर्टिकल 14 के अंडर आता है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स ये आर्टिकल नंबर 18 के अंडर आता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द मैटर्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट शेड्यूल ये डील करती है विद द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स। शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सब्जेक्ट मैटर्स लाइक इंडियन स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स थे, ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और शेड्यूल्स के ऊपर हम थोरली 2 वीडियोस को प्रिपेयर कर चुके हैं। तो अगर आपको वो देखनी है, उनके बारे में पढ़ना है, सो यू कैन विजिट दैम। सो नाउ एट प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अराउंड 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन। तो करेंटली पूछा है हमसे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि करेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं इन टोटल। ओरिजिनली कितनी थी 8। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन 12 शेड्यूल्स। देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वन ऑफ द फर्स्ट मेंशंस ऑफ शेड्यूल्स was made under the Government of India Act of 1935 where it included the 10 schedules. Next question, the concept of constitution was first originated in which country? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ऐसा फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड का जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था वो फॉर द फर्स्ट टाइम आया था। ये आपने ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन विच हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन था ये एक अनरिटन फॉर्म में था, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बस एक कॉन्स्टिट्यूशन था which was not written. England's parliament often called mother of the parliament. तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट को मदर ऑफ द पार्लियामेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। हैज़ एग्जिस्टेड फॉर ओवर 7 सेंचुरीज। और लगभग 7 सेंचुरीज से जो इंग्लैंड यानी जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा साइंड बाय King John in 1215.
Next question. On the subjects mentioned in the conference list, laws may be enacted by the. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेट्स एंड द यूनियन। तो देखिए जो कॉन्फ्रेंस लिस्ट होती है इसमें लॉज किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स और यूनियन दोनों, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉज बनाती है रिगार्डिंग द कॉन्फ्रेंस लिस्ट। ये आपने ध्यान में रखना है। यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट अकेले उसमें लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूनियन लिस्ट के अंडर जो टॉपिक्स मेंशन्ड है उनके रिगार्डिंग लॉज बनाती है। स्टेट लिस्ट के अंडर जो लॉज बनते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और कॉन्फ्रेंस लिस्ट के अंडर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी मेंशन्ड है उनके अकॉर्डिंग लॉ प्रिपेयर करती है। द करेक्ट आंसर इज स्टेट एंड द यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एम्प्लाइड इन द राइट टू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में भी यही बताता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। So freedom of the press is applied to the right to freedom of speech. In India, freedom of the press is implied from the freedom of speech and expression guaranteed by Article 19(1)(a). So there is no specific provision ensuring freedom of the press as such. तो अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 गोल्डन आर्टिकल्स की, गोल्डन ट्राइंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 14, 19 और 21, इन तीनों को कहा जाता है एज द गोल्डन आर्टिकल्स, golden triangle article of the Indian Constitution. Article 14 right to equality, Article 19 right to freedom of speech and Article 21 right to life. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा ये प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द प्रोविजनल प्रेसिडेंट यानी टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सच्चिदानंद सिन्हा। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में हुई थी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपने ध्यान में रखना है। कब हुई थी? ऑन 9th of December 1946. Dr. Sachidanand Sinha was the first president of the Constituent Assembly. On December 11, 1946, Rajendra Prasad was elected as the permanent chairman of the Constituent Assembly. तो 9th of December 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे क्या एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसके बाद 11th of December 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए अब स्टेट्स कमेटी, अभी तक हमने 3 कमिटीज डिस्कस की थी, तो ये 4th कमेटी है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये स्टेट्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी चेयरमैन थे, ये आपने ध्यान में रखना है। जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन ऑफ स्टेट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली appointed a number of committees to deal with the different tasks of the constitution making. Out of these, 8 were the major committees and others were the minor committees. तो major committees का नंबर भी आपने ध्यान में रखना है, जो थी 8, जो बनाई गई थी for preparing the constitution of India efficiently. Next question, the Constituent Assembly of India was set up under the. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फ्रेम किया गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। कब किया गया था या हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फोर्थ ई स्टेट इज यूज्ड फॉर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द प्रेस एंड द न्यूज़पेपर। तो प्रेस और न्यूज़पेपर को 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, या हम कह सकते हैं 4th ई स्टेट। द टर्म 4th ई स्टेट इज यूज्ड फॉर द प्रेस एंड न्यूज़पेपर। द 4th ई स्टेट इज अ सोसाइटल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन whose influence is not officially recognized and is most commonly referred to the news media, especially print, journalism or the press. Next question, through which constitutional amendment was the Nagarpalika bill passed?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि 74th। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर नगर पालिका बिल को पास किया गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। द करेक्ट आंसर इज 74th। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 स्टैब्लिश्ड द सिस्टम ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स या फिर म्यूनिसिपैलिटीज या फिर हम कह सकते हैं नगर पालिका का जो निर्माण हुआ था, दिस वॉज अंडर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज हेल्ड इन द ईयर 1992। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और 1991 और 1992 these are considered to be the years of globalization. This is an extra fact regarding the year. Next question, what was the number of articles at the time of commencement of the constitution? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 395 आर्टिकल्स थे इन टोटल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन प्रेजेंट में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन द ईयर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी 1975 में सिक्किम को स्टेटहुड मिला था, यानी बिफोर दैट इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन द ईयर 1975। इनिशियली सिक्किम रिमेन्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री विच वॉज रूल्ड बाय चोग्याल। तो ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री था बिफोर 1975। 1975 is also an important year because 1975 में for the first time क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था। It was given the status of associate state in 1974 by 35th Constitutional Amendment Act। तो 1974 में इसे एक एसोसिएट स्टेट का एक टाइटल प्रोवाइड किया गया था और फाइनली 1975 में इसको स्टेटहुड मिला ऑफ इंडियन यूनियन। लेटर ऑन इन 1975 बाय 36th अमेंडमेंट एक्ट। आपको ये भी याद रखना है 36th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इन द ईयर 1975 सिक्किम को एक स्टेटस मिला ऑफ अ फुल स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट रिफर्स टू। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, द ग्रुपिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। तो इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर जो डिवीजन किया जाता है दैट इज रिफर टू द क्रीमी लेयर। सो इट इज अ टर्म referring to the grouping based on economic status. The creamy layer concept refers to the grouping based on the economic status. Next question, in the Constitution of India, right to constitutional remedies has been provided in the article. Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 32। तो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल नंबर 32, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इस आर्टिकल को रेफर किया था। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 32। Right to constitutional remedies empowers the citizens to move to the court in case of any denial of the fundamental rights। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर सिटीजन्स को किसी भी तरीके से डिनाइल फील होता है तो वो कोर्ट तक जा सकते हैं। इट इज़ मैंशनड इन द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Next question, the two words that were inserted in the 42nd amendment to the preamble of the constitution are। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो सोशलिस्ट एंड सेकुलर दीज आर द टू वर्ड्स जिनको इंक्लूड किया गया था इन द प्रीएम्बल, यानी इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन in under the 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये आपने ध्यान में रखना है। द करेक्ट आंसर है सोशलिस्ट एंड सेकुलर। इन दो वर्ड्स को इंक्लूड किया गया था एस स्क्वायर। सो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर द टू वर्ड्स एडेड लेटर टू द preamble ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज एडेड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1976 और 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अमेरिका इज अ स्ट्रिक्टली फेडरल स्टेट विथ एन इंडिपेंडेंट फेडरल कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट कोर्ट्स। तो अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो हाईली फेडरल कंट्री है,
स्ट्रिक्टली फेडरल कंट्री है और इसका फेडरल कोर्ट भी है, जहाँ पर इनका जो हाईएस्ट कोर्ट है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो स्टेट कोर्ट्स के बीच में इंटरप्रेट कर सकता है। लाइक वाइज इंडिया हैज़ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। लाइक वाइज हमारी कंट्री में भी एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, जहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट टॉपर है अंडर द जुडिशियल सिस्टम। इट इज़ कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू फेडरल कोर्ट which interprets the constitution and enforces it. Next question. Who among the following was the chairman of the Fundamental Rights सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये नेक्स्ट कमिटी है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी ये हेड थे ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपने ध्यान में रखना है। जे बी कृपलानी वॉज द चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 27 दिसंबर 1911 को हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, इट वाज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911 और इसे कलकत्ता में गाया गया था। अगर हम बात करें हमारे नेशनल एंथम जन गण मन, इसको किसने कंपोज किया है? सो इट वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। Next question, the number of subjects in the union list of the Indian constitution is? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 97। तो 97 इन टोटल सब्जेक्ट्स हैं ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द करेक्ट आंसर इज 97। द यूनियन लिस्ट और द लिस्ट 1 इज अ लिस्ट ऑफ अराउंड 100 आइटम्स। द लास्ट आइटम इज नंबर 97 अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो ये लिस्ट है यूनियन लिस्ट, ये कौन से शेड्यूल में आती है? इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट हैज exclusive power to legislate. The legislative section is divided in 3 lists. तो legislative section को 3 list में हमने divide किया, तो जो हम discuss कर चुके हैं, and these are the union list, state list and the concurrent list. Next question, which of the following articles of the Indian Constitution deals with the fundamental duties? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मैंशनड है। सो आर्टिकल 51A डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नंबर की, सो इन टोटल वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड 6 फंडामेंटल राइट्स। Next question, there is no provision in the constitution for the impeachment of the। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गवर्नर। तो गवर्नर के लिए कोई इम्पीचमेंट का प्रोसीजर नहीं मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अदर देन दैट वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तीनों के लिए प्रोसीजर्स हैं ऑफ इम्पीचमेंट। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ अ गवर्नर। द टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस इज नॉर्मली 5 years, but it can be terminated earlier by dismissal by the president on the advice of the prime minister of the country at whose pleasure the governor holds office, and a resignation by the governor. So basically गवर्नर को का जो टर्मिनेशन होता है, इट इज़ बेसिकली डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो भी प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट पे ही होता है, द टर्मिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ अ गवर्नर। अदर देन दैट इम्पीचमेंट का कोई प्रोसीजर गवर्नर के लिए मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 17 के अंडर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। सो द करेक्ट आंसर इज 17। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी इज abolished in the practice in any form is forbidden. I think we have discussed this question and important points. So let's proceed to the next question now without wasting any more time. So next question है, a financial emergency can be declared by applying। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेशनल इमरजेंसी किसके अंडर आती है? आर्टिकल 352, और स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। सो
The correct answer is Article 360. President of India can impose the financial emergency by applying Article 360 if he or she is satisfied that there is an economic situation in the financial stability or credit of India or any part of it is threatened. तो जो आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज करने का प्रोविजन प्रेसिडेंट के पास होता है अगर उन्हें लगता है कि कंट्री में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ रही है और अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है. Next question. In our constitution, the economic planning is included in. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉन्ट्रेंट लिस्ट. तो कॉन्ट्रेंट लिस्ट जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करते हैं तो इसके अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग को रखा गया है. In our constitution, economic planning is included in the content list. Economic planning is in the content list of the 7th schedule of the Indian Constitution. 7th schedule के अंडर आता है ये. The 7th schedule of the Indian Constitution comprises of 3 lists which are union, content and state. Next question. By which amendment were the fundamental duties added to the constitution? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि the 42nd amendment of 1976. तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1946 के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. द करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट. द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976. और 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंडर ही प्रीएम्बल में हमारे सोशलिस्ट और सेक्युलर दो वर्ड्स को ऐड किया गया था. बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट्स किए गए थे अंडर दिस अमेंडमेंट. देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन of India. So upon the recommendation of the स्वर्ण सिंह कमेटी. तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था. डेट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट. Next question. Which part of the Indian Constitution deals with the directive principles of state policy? Very important question. DPSP से कौन सा आर्टिकल कौन सा पार्ट डील करता है हमसे ये पूछा गया है. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. द पर्पज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी is to lay down positive instructions which would guide the state policy at all levels. The directive principles are covered from Article 36 to Article 51 of the Constitution. Next question. Which Amendment Act introduced changes in the preamble to the Indian Constitution? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. सो द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ब्रॉट द चेंजेस इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. द प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार इन द ईयर 1976 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. तो देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है वो अभी तक सिर्फ एक बार ही अमेंड किया गया है वो भी 1976 में. द अमेंडमेंट एडेड 3 न्यू वर्ड्स सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. तो इन टोटल 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में जिनमें से 2 वर्ड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे सोशलिस्ट सेकुलर और तीसरा जो वर्ड था दैट वाज इंटीग्रिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मोटो इनकॉर्पोरेटेड अंडर आवर नेशनल एम्बलम? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि सत्यमेव जयते. तो द करेक्ट आंसर है सत्यमेव जयते. तो जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसके नीचे जो मोटो इनकॉर्पोरेट किया गया है यानी शामिल किया गया है उसका वो है सत्यमेव जयते यानी ट्रुथ ऑलवेज ट्रियम्स. सत्यमेव जयते इज अ मंत्र फ्रॉम द एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर मुंडका उपनिषद. तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है ये सत्यमेव जयते जिसको इनकॉर्पोरेट किया है बिलो आवर नेशनल एम्बलम. अपॉन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वाज अडॉप्टेड ऑन द एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया. और सत्यमेव जयते हमारी कंट्री का नेशनल मोटो भी है ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूके. यूनाइटेड किंगडम एक ऐसी कंट्री है जिसका एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. द करेक्ट आंसर इज यूके. द कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम दैट इज ब्रिटेन न्यूजीलैंड एंड इजराइल हैव एन अनकोडिफाइड और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा न्यूजीलैंड और इजराइल के भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड.
Next question. Who among the following was the President of the Constituent Assembly of India? So this question is a repeated question. Right answer will be option B. यानी कि Dr. Rajendra Prasad was the President of the Constituent Assembly and Dr. B.R. Ambedkar was the Chairman of the Drafting Committee. Dr. Rajendra Prasad was the President of Constituent Assembly of India. Dr. Sajidanand Sinha was the first President of the Constituent Assembly, but he was on the temporary basis. Later, Dr. Rajendra Prasad was elected as the President of the Constituent Assembly. This we have discussed in detail. Next question. Which was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Indian Constitution? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच कम्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक उपाधि दी थी, यानी कि एक तरीके से इसको डिग्निफाई किया था इस आर्टिकल को. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर as the heart and soul of the constitution. Ambedkar called Article 32 of the Indian Constitution, that is, right to constitutional remedies, as the heart and soul of the constitution. Next question. Who had proposed party-less democracy in India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण. तो जयप्रकाश नारायण वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट. ही इज़ पॉपुलरली नोन एज लोकनायक. तो इन्हें पॉपुलरली लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है. एंड ही इम्पोज द पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया वॉज प्रपोज्ड बाय जयप्रकाश नारायण, JP नारायण. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट सो ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी विद इन द स्टेट? तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक डिफरेंट वे में स्टेट इमरजेंसी के बारे में पूछा गया है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट रूल इंट्रोड्यूस्ड इन अ स्टेट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. इस आर्टिकल को हम ऑलरेडी आर्टिकल्स वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 356. So the correct answer is Article 356. Under this Article 356 of the Constitution, if a state government is unable to function according to the constitutional provisions, यानी कि जब स्टेट में अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल टर्म्स में अनस्टेबिलिटी आ जाए, तब वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगता है अंडर द आर्टिकल 356. द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट मशीनरी. और उस केस में जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो स्टेट मशीनरी पे डायरेक्ट कंट्रोल ले लेती है. सो ये आपने ध्यान में रखना है. एंड दिस प्रोविजन कम्स अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Next question. The drafting of the constitution was completed on? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को drafting of the constitution complete हुआ था. So this we have already discussed, so there is no need to discuss, I think. But then also let's discuss that the drafting of the constitution was completed on 26 November 1949. Therefore हम हर ईयर 26 ऑफ नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड ऑनरेबल मेंबर्स अपेंडेड देयर सिग्नेचर्स टू इट ऑन 24 जनवरी 1950. In all, 284 members actually signed the constitution. और फाइनली 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था. ये आपने ध्यान में रखना है. ऑन 24 ऑफ जनवरी 1950. फाइनली 26 जन को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवा दिया था. Next question. The method of impeachment of the President of India is adopted from which country? देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग के नाम से जाना जाता है. बैग ऑफ बोरोइंग बिकॉज हमने जो डिफरेंट प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड हैं वो हमने डिफरेंट नेशन से अडॉप्ट किए हैं. तो हमें यहाँ पे पूछा है कि हमने इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसीजर के थ्रू प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से निकालने का एक प्रोविज़न होता है, तो वो हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि USA. सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो प्रोसीजर है इसको अडॉप्ट किया है. द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम USA. Constitution has adopted the method of impeachment of the President of India from the Constitution of USA. Next question. The final authority to interpret our constitution is the?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को की अथॉरिटी को इंटरप्रेट कर सकता है। इन केस द सुप्रीम कोर्ट फील्स दैट द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर आर गोइंग अगेंस्ट द लॉज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन दैट केस इट कैन इंटरप्रेट in the legislature. The final authority to interpret our constitution is the Supreme Court. The most powerful authority to interpret our constitution is the Supreme Court. तो हमारी कंट्री में जो हाईएस्ट कोर्ट है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, और उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इंटरप्रेट कर सकता है लेजिस्लेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेकुलर स्टेट इज वन विच, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। तो इंडिया इट इज़ अ सेकुलर कंट्री विच हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, इट सपोर्ट्स ईच एंड एवरी रिलीजन इक्वली। सो अ सेकुलर स्टेट इज़ वन विच हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। अ सेकुलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। तो एक सेकुलर कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पर ऑफिशियल बेसिस पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। सिंस इंडिया डज नॉट प्रमोट एनी स्टेट रिलीजन, इट इज़ अ सेकुलर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द धर्म चक्र इन द मिडल ऑफ आवर नेशनल फ्लैग? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेवी ब्लू। तो जो हमारा धर्म चक्र है उसका जो कलर है दैट इज नेवी ब्लू। द करेक्ट आंसर इज नेवी ब्लू। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ डीप सैफरन यानी केसरी रंग एट द टॉप, while white in the middle and dark green at the bottom of in equal proportion। तो ये equal proportion में ये कलर्स हमारे नेशनल फ्लैग में प्रेजेंट हैं इन केसरी दैट इज ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन। द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2:3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो विड्थ है यानी कि जो ब्रेथ है विड्थ है टू लेंथ का जो रेशियो है दैट इज 2:3। अगर आपसे लेंथ टू ब्रेथ पूछे सो दैट विल बी 3:2। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो आपको ऐसे याद रखना है कि जो लेंथ होती है वो ऑब्वियसली विड्थ से थोड़ी ज़्यादा बड़ी ही होती है, तो दैट इज़ 3:2 नॉट 2:3 अगर आपसे लेंथ रेशियो विड्थ पूछा जाए तो। इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड देयर इज अ नेवी ब्लू व्हील विच रिप्रेजेंट्स द चक्र, और जिसमें इन टोटल 24 स्पोक्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द कंट्री एज अ, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द कंट्री एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमारे आर्टिकल 1 में मैंशनड है। इट इज़ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। Next question, the 73rd Amendment Act of 1992 of the Indian Constitution was passed to, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्ट्रेंथन पंचायती राज। तो पंचायती राज को एक तरीके से अपलिफ्ट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 पास किया गया था बाय आर कॉन्स्टिट्यूशन। सो द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was passed to strengthen Panchayati Raj. The Constitution Act of 1992 has added a new part that is ninth, consisting of 16 articles and 11th schedule to the Indian Constitution. Next question, which state enjoys the distinction of being the first linguistic state of India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश हमारी कंट्री का फर्स्ट स्टेट था जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किया गया था। The correct answer is Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is the first created linguistic state of India for Telugu speaking people. It came into existence on October 1, 1953 में ये existence में आया। Indian revolutionist Potti Shiramalu took the lead and continued the struggle for the formation of the linguistic state. तो आंध्र प्रदेश को एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने में जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो पोट्टी श्री रामलू का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल स्टेट विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम,
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि कनाडा। तो देखिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दैट इज़ नॉट पार्शियली, दैट इज़ ऑफ कोर्स फॉर श्योर इट इज़ पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस सिस्टम जहाँ पे सेंटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होगा इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा प्रोविजन हमने कनाडा से बोरो किया है। सो द करेक्ट आंसर इज कनाडा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया establishes a federal structure to the Indian government, declaring to it to be a union of states. Part 11 of the Indian Constitution specifies the distribution of legislative, administrative and executive powers between the central and the state government. तो पार्ट जो 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। Next question. Which of the following rights is not granted by the Constitution of India at present as a fundamental right? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको प्रेजेंट में ये एक फंडामेंटल राइट की तरह नहीं है बिकॉज इट वाज रिमूव्ड अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आपने ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी विल बी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी। अर्लियर हमारे पास इन टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थी बट अब हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं बिकॉज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इस जो राइट टू प्रॉपर्टी है राइट थी जो फंडामेंटल राइट थी इसको हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। This should be noted that it is a legal right and constitutional right but not a fundamental right. ये एक legal right है और एक constitutional right है लेकिन ये एक fundamental right अब नहीं है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट टू वोट इज मेंशन्ड इन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्शन। सो राइट टू वोट इज मेंशन्ड इन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू इलेक्शंस। द राइट दैट आर enshrined in the Indian Constitution and conferred on the citizens of India and do not fall under the domain of Part 3 are known as constitutional rights. The right to vote is guaranteed by the Constitution of India under Article 326। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट टू वोट का जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A proceeding under Article 226 in case of detention of a person is। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अ प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 226 इन केस ऑफ डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इज अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स the authority to high courts to issue the writs in case of violation of fundamental rights and other legal rights। तो आर्टिकल 226 के अंडर जो हाई कोर्ट्स हैं वो इशू कर सकते हैं रिट्स को अगर फंडामेंटल राइट्स किसी तरीके से वायलेट हो रही हैं तो। Next question. The Indian Constitution recognized minorities on the basis of। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन। इस बेसिस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को क्लासीफाई करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन of the group to the total population. Article 30 of the Indian Constitution provides that all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their own choice। तो Article 30 of the Indian Constitution काफ़ी important है। ये ऐसा mention करता है कि जितनी भी minorities group हैं उनके पास ऐसा completely उनके पास एक ऐसा right है कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर ये प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रेवलेंट एंड द करेक्ट आंसर इज स्विट्ज़रलैंड। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल डिसाइड ऑन एवरी पॉलिसी इनिशिएटिव्स डायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली जो पीपल होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द पॉलिसी मेकिंग। स्विट्ज़रलैंड इज अ रेयर एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री विच इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इसको प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
Which article of the Indian Constitution provides for the institution of पंचायती राज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है फॉर द पंचायती राज, इट टॉक्स अबाउट द पंचायती राज, ये आपने ध्यान में रखना है। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 40। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स and endue them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government. Next question. How many types of emergencies are envisaged by the Constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। तो 3 टाइप ऑफ emergencies are envisaged by our constitution. The correct answer is 3. The president can declare 3 types of emergencies. These are national emergency, state emergency and financial emergency in a state. National emergency comes under article 352, state under 356 or financial under 360. Next question. The idea of Lokpal is taken from which country? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से जो आइडिया है लोकपाल का, इट हैज़ बीन टेकन। So the idea of Lokpal is taken from Scandinavian countries. The concept of the Lokpal has been borrowed majorly from Sweden से हमने लिया है। The Lokpal in India has jurisdiction over all the members of parliament and central government employees in cases of corruption. Next question. English is the official language of which one of the following Indian state? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड। तो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। English is the official language of Nagaland. In 1967, the Nagaland Assembly proclaimed Indian English as the official language of Nagaland. तो 1967 में नागालैंड ने इंडियन इंग्लिश को डिक्लेयर किया एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। Next question. Who is considered as the architect of the Indian Constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर वॉज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज वेल नोन थ्रू आउट इंडिया एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्ट्रेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ने कॉन्ट्रेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसे अडॉप्ट किया है। द कॉन्ट्रेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देयर आर 52 सब्जेक्ट्स मैंशनड इन द कॉन्ट्रेंट लिस्ट। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। इन टोटल 52 सब्जेक्ट्स है हमारी कॉन्ट्रेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में कितने हैं? 97। और आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स को मेंशन किया गया है। सो 52 सब्जेक्ट्स आर देयर इन द कॉन्ट्रेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड। तो इंडिया ने जो सोवरेन पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है इसे इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। अगर हम बात करें सोवरेन पार्लियामेंट की, सोवरेन का मतलब होता है कि द पावर ऑफ द कंट्री टू कंट्रोल इट्स ओन पार्लियामेंट। तो पावर होती है ऐसी कंट्री की अपनी पावर, द पावर ऑफ द कंट्री टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज सोवेनिटी। तो सोवेनिटी पार्लियामेंट का मतलब है कि हमें कोई एक्सटर्नल कोई बॉडी हमें कंट्रोल नहीं करेगी, वी विल कंट्रोल आवर कंट्री बाय आवरसेल्व्स। तो ये कॉन्सेप्ट हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने ये अडॉप्ट किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो इन टोटल 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट फॉर राज्यसभा। तो नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द फॉलोइंग फीचर्स फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरलैंड से हमने इतनी चीज़ें बोरो की हैं, देखते हैं कौन कौन सी। एक तो हमने DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया है।
मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को हमने अडॉप्ट किया है आयरलैंड से, एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर बी एन राव। तो सर बी एन राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो द करेक्ट आंसर इज बी एन राव। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was constituted in November 1946 under the scheme of Cabinet Mission Plan. The first meeting of Constituent Assembly was held on 9 December 1946 and Sir B N Rao was appointed as the Constitutional Advisor of the Assembly। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोका चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24। सो इन टोटल देयर आर 24 स्पोक्स इन द अशोका चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। सो द फ्लैग विथ अ स्पिनिंग व्हील with 24 spokes led the Quit India movement in 1942. The chakra intends to show that there is life in movement and death in stagnation. Next question, from which country from which constitution of the world Indian constitution has adopted the concept of TPSP? This we have discussed. Right answer will be option A। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है ये अडॉप्ट किया है। तो द करेक्ट आंसर इज आयरलैंड। आर्टिकल 36 to 51 it comes under part 4 of the Indian constitution and this deals with TPSP। They are borrowed from the Constitution of Ireland, which had copied it from the Spanish Constitution। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 52 सेकेंड्स। तो 52 सेकेंड्स इज द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ आर नेशनल एंथम। ये आपने ध्यान में रखना है। द करेक्ट आंसर इज 52 सेकेंड्स। द फुल वर्जन ऑफ द एंथम एंड इट्स प्लेइंग टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकेंड्स। Next question, what constitutional provision enables the central government to provide reservations in jobs and educational institutions to the weaker sections of the society? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 16। सो द आर्टिकल 16 the possibility for providing reservation to these people was allowed for in article 15 4 and article 16(4), which states that the government can provide reservation to the backward classes. It is mentioned in article number 16 of the constitution। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 फ्रीडम्स। सो the correct answer is 6 freedoms. The right to freedom in Article 19 guarantees the freedom of speech and expression as one of its 6 freedoms. तो in total 6 freedoms को mention किया गया है Article 19 में, जिसमें से एक है right to freedom of speech and expression। Next question, of various grounds below, which is the most criterion on which discrimination by the state is not prohibited in Article 15 of the Constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैंग्वेज। सो द करेक्ट आंसर इज लैंग्वेज। आर्टिकल 15 provides that state shall not discriminate against any citizen on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth। तो इन basis पे discrimination is highly prohibited under Article 15 of the Constitution and language is not mentioned. It is just a question. So option B will be the correct answer। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हमारे प्रियम्बल में सोशल जस्टिस के बारे में मेंशन किया है। द करेक्ट आंसर इज प्रियम्बल। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल अलॉन्ग विद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हैज बीन आर्टिकुलेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वॉज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर यानी कि कनाडा। तो कनाडा से हमने ये प्रोविजन अडॉप्ट किया है ऑफ कनाडा से हमने ये फेडरेशन का जो प्रोविजन है इसको अडॉप्ट किया है। सो द करेक्ट आंसर इज कनाडा।
द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल एंड नॉट ऑन द अमेरिकन मॉडल। तो हमारा जो सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, वो कैनेडियन मॉडल के ऊपर बेस्ड है, अमेरिकन मॉडल के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी बार ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है। द कैनेडियन मॉडल डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल इन सो फार एज इट एस्टेब्लिशेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। यानी कि जो कैनेडियन मॉडल है, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा ही पावर होती है इन कंपैरिजन टू state governments. Next question: who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946? It must be June 1946. So the correct answer will be option A, यानी कि महात्मा गांधी. So Mahatma Gandhi, he was not a member of the Constituent Assembly officially, but he was an eminent member of the Constituent Assembly. यानी कि he contributed much in the Constituent Assembly's framing, but he was not an official member of the Constituent Assembly. ये आपने ध्यान में रखना है. Next question देख लेते हैं. Which country is following one party system? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाइना. तो चाइना इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वन पार्टी सिस्टम. द करेक्ट आंसर इज चाइना. देयर इज जस्ट वन पॉलिटिकल पार्टी इन ऑल ऑफ चाइना दैट इज अलाउड टू रूल, दैट इज द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और CCP. In addition to this, any candidate standing for the parliamentary election needs the approval of द CCP. यानी कि इसमें जो 8 अदर पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट हैं इन चाइना, उनको अप्रूवल लेना होता है ऑफ CCP. ये आपने ध्यान में रखना है बिफोर कंडक्टिंग द इलेक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द माइंड एंड द आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट होते हैं द आइडियोलॉजीज ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. So the mind and ideals of the framers of the Constitution are reflected in the preamble of the Constitution. The preamble is a preface of the Constitution that contains the basic philosophy and fundamental values on which the Constitution is based. It reflects the ideology, dreams, and grand vision of the makers of the Constitution. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डिड द पार्लियामेंट लोअर द वोटिंग फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 61st अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ऑफ 1988. इसके अंडर जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स से घटाकर 18 ईयर्स कर दी गई थी. सो The Indian Constitution adopts universal adult franchise, यानी कि each and every person above 18 years of age has the right to vote as the basis of elections to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. The voting age was reduced from 21 to 18 by the Parliament in the year 1989 by the 61st Constitutional Amendment Act of 1988 के अंडर इसको कम कर दिया गया था वोटिंग एज को. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया था ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950. द करेक्ट आंसर इज 1950. द रिपब्लिक इज गवर्नड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950. Next question. Who among the following was not a member of the Constituent Assembly established in July 1946? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी. सो दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान. वल्लभ भाई पटेल वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. ये आपने ध्यान में रखना है. वन मोर कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो हेड थे वो थे वल्लभ भाई पटेल. JV कृपलानी हेडेड द फंडामेंटल राइट्स एंड सब कमेटी, and Dr. KM Munshi was the chairman of the Order of Business Committee.